राहुल को किसी काम से इलाहाबाद जाना था। तो वो जब ट्रेन से सफ़र कर रहा था तो रास्ते में उसे भूख लगती है। तो वह वहाँ देखता है कि कुछ महिलाएं और बच्चे प्लेटफॉर्म पर कुछ न कुछ खाने की चीज़ बेच रहे हैं। तभी एक महिला हाथ में टोकरी लिए उसके पास से गुजरती है। उस टोकरी में भेलपूरी और दूसरे सामान होते हैं। जैसे ही ये आवाज़ राहुल के कान में पड़ती है तो वो अपनी सीट से उठकर बैठ जाता है, क्योंकि वो ऊपर वाली सीट पर लेटा हुआ था। तो वहाँ से उठकर बैठता है और बोलता है कि मुझे एक भेलपूरी दे दो। जब ये लड़की उसकी तरफ देखती है, भाई साहब क्या बनाओ, कितने की बना दूँ? जब ये लड़की के शब्द कहती है तो लड़का उसकी तरफ देखकर दंग रह जाता है और लड़की भी दंग रह जाती है। लड़का अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और फ़ोन निकालने के बाद तुरंत अपनी ससुराल में फ़ोन करता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश बरेली ज़िले की है, जहाँ पर एक राहुल नाम का लड़का रहता था। ये लड़का पढ़ाई में बहुत अच्छा था। अभी ये पढ़ाई कर ही रहा था और उसने 12वीं पास की थी। ये ठीक ठाक घर से ताल्लुक़ रखता था और परिवार भी अच्छा था। दोस्तों, जैसे ही ये अपनी 12वीं कंप्लीट करता है तो गांव में जैसा अक्सर होता है कि शादियों के लिए प्रस्ताव आना शुरू हो जाते हैं। ये जो राहुल है ये पढ़ाई में बहुत अच्छा था और आगे की पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहा था। तभी घर वाले कहते हैं कि बेटा अब तो शादी कर ले, ये पढ़ाई लिखाई का काम तो शादी के बाद भी तुम कर सकते हो। अब बार बार घर के लोगों के शादी के लिए कहने पर राहुल शादी के लिए हाँ कर देता है। राहुल के भाई बहन भी होते हैं, इसलिए उसके माता पिता चाहते थे कि राहुल की शादी हो जाए और उसकी पत्नी आ जाए, ताकि उसकी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाए। जल्द ही राहुल की शादी एक खूबसूरत और सुंदर और समझदार लड़की से हो जाती है। उस लड़की का नाम अंजलि होता है। अंजलि भी पढ़ने लिखने में अच्छी थी और उसने भी 12वीं की ही परीक्षाएं दी थी। इस तरह से दोनों ने ही 12वीं पास की हुई थी। शादी के बाद अंजलि को आगे नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन राहुल अपनी पढ़ाई को जारी रखता है। दिन ऐसे ही अच्छी तरह से गुजर रहे थे। जो अंजलि है बहुत ही बढ़िया, वो अपने घर को संभालती है, सबको बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। इधर जो राहुल था वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए अब कोचिंग के लिए चला जाता है। इधर जो राहुल था ये अपने आगे की पढ़ाई की तैयारी के लिए कोटा राजस्थान कोचिंग के लिए चला जाता है। राहुल का कहना था कि मैं कुछ महीने कोचिंग लेने के बाद जब यहाँ पे परीक्षा होगी तो वापस आ जाऊँगा। राहुल इस बीच अंजलि से भी अक्सर फ़ोन पे बात किया करता और उसके घर वाले तो वैसे भी अंजलि से बहुत ज़्यादा खुश थे। उधर राहुल कोटा में अपने आगे की कोचिंग ले रहा था। इधर इस बीच अंजलि के बॉयफ्रेंड को उसका नंबर मिल जाता है और वो फिर दोनों फ़ोन पे एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। परिवार के किसी सदस्य को अंजलि पर किसी तरह का कोई शक हुआ भी नहीं होता, क्योंकि उन अंजलि पर न सिर्फ विश्वास था बल्कि उसके चाल ढाल से कहीं भी ऐसा नहीं लगता था। अगर कभी परिवार का कोई सदस्य अंजलि को फ़ोन से बात करते हुए देख भी लेता तो अंजलि उन्हें बोल देती कि वो राहुल से बात कर रही है। लेकिन सच्चाई ये थी कि राहुल की अब अंजलि से दिन में 1 या 2 बार बात होती, वो भी मुश्किल से 10 मिनट, क्योंकि राहुल का कहना था कि फ़ोन के कारण उसकी पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब होती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपनी पढ़ाई पर लगाना चाहता है, ताकि यहाँ आने का जो उसका उद्देश्य है वो पूरा हो सके। लेकिन अंजलि पूरा दिन फ़ोन से बात करती, लेकिन ससुराल वाले ये सोचते या तो अपने बेटे से बात कर रही है या फिर अपने मायके में बात कर रही है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और राहुल अपनी कोटा से कोचिंग पूरी करके वापस आ जाता है। राहुल एक बार देखता है कि अंजलि के फ़ोन में किसी की मिस कॉल आई हुई है और ये मिस कॉल राहुल नाम के नंबर से सेव है। राहुल सोचता है कि फ़ोन तो मेरे पास है और मैंने तो इसको कोई कॉल नहीं की, फिर मेरे नाम से ये मिस कॉल किसकी हो सकती है। राहुल नंबर देखता है तो ये कोई अनजान नंबर होता है, लेकिन वो अंजलि से कुछ नहीं कहता और सब कुछ अपने मन में ही रखता है। और वे अंजलि से अनजान बनकर बात करता है कि घर का जो भी सामान वगैरह आपको मंगाना हो वो बता दो, ताकि अंजलि को किसी तरह का कोई शक ना हो कि मैं ये सब देख चुका हूँ कि तुम्हारे नंबर पर अनजान नंबर से मिस कॉल आई है। इसके बाद राहुल उस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लेता है और बाद में उस नंबर पर फ़ोन करता है। उधर से कोई लड़का फ़ोन उठाता है और बोलता है कि हेलो, कौन है भाई? जैसे ही वो बोलता है तो राहुल को शक हो जाता है कि ये लड़का अंजलि के गांव में ही उसके पास वाले गांव का लड़का है और फिर रॉन्ग नंबर बोलकर राहुल फ़ोन को काट देता है। फिर ये एक बार अंजलि से पूछता है कि अंजलि, आपके यहाँ पे कोई राहुल नाम का लड़का रहता है? तो अंजलि को ऐसा कोई शक नहीं होता और वो साफ मना कर देती कि हमारे यहाँ पर राहुल नाम का कोई लड़का नहीं रहता। फिर राहुल हल्के से कहता है कि हमने आपके फ़ोन में एक राहुल नाम के लड़के की मिस कॉल देखी थी और कुछ मैसेज भी। ये बात सुनने के बाद अंजलि थोड़ा सा घबरा जाती है, पर वे ज़्यादा नहीं घबराती। फिर वे सोचती है कि अगर मैं घबरा गई तो मेरे ऊपर इनका शक पक्का हो जाएगा
और कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल बोलता है कि अंजलि, अनजान बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा भी होता है और फिर राहुल अंजलि को समझाने लगता है। राहुल के समझाने के बाद अंजलि कुछ दिन के लिए अपना फ़ोन का जो भी चक्कर होता था वो बंद कर देती थी, लेकिन अंजलि फिर से फ़ोन से बात करने लगती, जिसके बाद राहुल अपने ससुराल में फ़ोन करता है और अंजलि की शिकायत करता है। ये सुनकर अंजलि के माता पिता उल्टा राहुल को ही खरी खोटी सुनाते और बोलते कि मेरी सीधी सादी बेटी पे तुम गलत दोष मढ़ रहे हो, वो भी एकदम सीधी सादी लड़की है। हमें पता है कि आपकी सरकारी जॉब लगने वाली है, इसलिए आप हमारी बेटी में दोष निकाल रहे हो, उससे रिश्ता ख़त्म करना चाहते हो। इधर अंजलि को जब ये बात का एहसास होता है कि उसके माता पिता उसके साथ हैं, तो वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए राहुल पे अब दोष मढ़ने लगती है ताकि उससे वो तलाक मिल सके। फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ जीवन बिताने के सपने देखने लगती है और सोचती है कि इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं होगी और सब कुछ राहुल के ऊपर ही आके मढ़ दिया जाएगा। अब फ़ोन को लेकर अक्सर घर में लड़ाई झगड़े होते रहते। इसके बाद अंजलि अपने मायके चली जाती है। अपने घर जाने के बाद वहाँ खूब रोना धोना करती है और बोलती है कि मुझे मारते हैं, पीटते हैं, फ़ोन को लेकर अक्सर झगड़ा करते हैं, खाने को भी नहीं देते और बात बात पे मुझे तंग करते हैं, कई बार तो मेरे पर चाटा भी मार देते हैं। अब वो इन बातों से घर वालों को खूब भर देती है और बोलती है कि जब तू ऐसी है तो तेरे घर वाले भी ऐसे ही होंगे। अंजलि के जो घर वाले होते हैं, खासकर माँ जो होती है, लड़की को रोता हुआ देखकर वे लड़की की सपोर्ट में आ जाती है और बोलती है कि अब मेरी लड़की कहीं नहीं जाएगी जब तक हम एक बार पंचायत ना कर लें, तब उनके समझ नहीं आएगा कि हमारी लड़की ऐसी नहीं है। इधर राहुल अंजलि को फ़ोन करता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, लेकिन अंजलि आने से मना कर देती है कि मुझे लेने मत आना। अंजलि तो पहले से ही चाहती थी कि किसी तरह से राहुल से छुटकारा मिल जाए। उधर अंजलि अपने घर वालों को बोलती है कि राहुल उसे धमका रहा है कि अगर वो उसे रेडी नहीं मिली तो उसके घर आने के बाद उसके बाद बहुत ज़्यादा मारपीट करेगा। शाम को अंजलि के भाई और पापा दूसरे रिश्तेदार जमा होते हैं और बोलते हैं कि ऐसे कैसे ज़िंदगी कटेगी, अगर लड़का इस तरह का व्यवहार करेगा। हमारी बेटी की तो अभी उम्र ही क्या है, सिर्फ 22 साल की ही तो है, अभी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। इसके बाद वो तय करते हैं कि राहुल की फैमिली के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। फिर वो थाने में जाके कंप्लेंट करते हैं। थाने वाला बोलता है कि अगर दोनों को साथ नहीं रह सकते तो आप कोर्ट में जाकर एक दूसरे से तलाक ले लो, वहाँ या तो मामला सुलझ जाएगा या फिर आपको तलाक मिल जाएगी। फिर ये एक अच्छे से वकील से मिलते हैं जो बोलती है कि लिख कर ले लो, 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा तलाक करा दूंगा। और राहुल यहाँ आके नाक रगड़ेगा। ये बातें सुनने के बाद अंजलि खुश हो जाती है, लेकिन अंदर से थोड़ा दुखी भी होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो प्लान है उस पर कहीं पानी ना फिर जाए। फिर वकील को उसकी फ़ीस दी जाती है और जो भी कागज़ वगैरह का काम होता है उन पर साइन करने के बाद वो लोग चले जाते हैं। और 1 महीने के बाद राहुल के पास कोर्ट की तरफ से एक नोटिस पहुंच जाता है। इस बीच राहुल कई बार अंजलि को फ़ोन ट्राई करता, लेकिन अंजलि ने राहुल के नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, इसलिए राहुल की कॉल कनेक्ट नहीं होती और वह सोचता है कि या तो फ़ोन ख़राब हो गया है या फिर फ़ोन में कोई समस्या आ गई है। राहुल और उसका परिवार कोर्ट का नोटिस देखने के बाद बहुत दुखी होते हैं कि उसकी बहू ने ऐसा उनके साथ कर दिया, क्योंकि वो कोर्ट का नोटिस था, इसलिए उसे बताई हुई तारीख पर राहुल को अब जाना भी था। जब राहुल तारीख पे पेश होता है तो अंजलि का बर्ताव कुछ अलग ही था। अंजलि सोच रही थी कि जैसा मैं चाह रही हूँ सब कुछ वैसा ही हो रहा है। अंजलि ने पहले से ही अपने घर वालों को बहुत बुरी तरह से बहका रखा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि ना उसके साथ टॉर्चर हुआ था और ना ही उसके साथ किसी तरह का बुरा व्यवहार हुआ था। उधर कोर्ट पे तारीख लगती है और अंजलि का बर्ताव पूरी तरह से अब बदल जाता है। ये अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा बातें करने लगती है। इधर जो लड़का था वे भी तारीख वगैरह के लिए पैसा और खर्चा थोड़ा सा दे दिया करता था। इधर केस चल रहा था और कोर्ट में दोनों से पूछा जाता है कि क्या तुम तलाक लेना चाहते हो। तो राहुल का कहना था कि जब ये रहना ही नहीं चाहती तो मेरे साथ इसका तलाक रहना ही सही रहेगा। इसके बाद कोर्ट दोनों को तलाक दे देता है। फिर राहुल अंजलि के सभी दहेज के सामान को वापस करता है और साथ ही 10 लाख का मुआवजे के तौर पर अंजलि को भी देता है। इधर राहुल फिर से अपनी कोचिंग में लग जाता है और लगातार सरकारी नौकरियों के फॉर्म सबमिट करने लगता है। जो भी भर्ती निकलती हुई हर परीक्षा में बैठता। उधर जब अंजलि का डाइवोर्स होने के बाद करीब 6 महीने हुए थे, अब वे अपने बॉयफ्रेंड से खुल के बात करने लगी थी और उसे अब किसी बात का डर नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जो अंजलि के घर वाले थे, अब उनको भी पता चल दिया गया था कि वास्तव में हमारी लड़की में ही दोष है। राहुल तो बिल्कुल सही था। वो लोग तो अंजलि को रोकने की इस गलत काम से कोशिश कर रहे थे। अंजलि की माँ और दूसरे घर वाले अंजलि को बहुत भला भला कहते हैं कि तूने राहुल जैसे अच्छे लड़के को छोड़कर सही नहीं किया, तूने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। वो तो एक नेक और समझदार लड़का था, हम लोग भी तेरी बातों में आकर तेरे साथ देने लगे।
अब अंजलि घर वालों के लगातार टॉर्चर से बहुत ज़्यादा दुखी होने लगती है। वे अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि आज रात चुपके से हम अपने घर से निकल जाएंगे और तुम मुझे कहीं लेके चले जाना। जब लड़की के घर वालों को पता चलता है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है तो पूरा घर बहुत ज़्यादा दुखी होता है। उनके समाज में बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है, जिसके बाद वे अंजलि के है सभी तरीके के रिश्ते ख़त्म कर लेते हैं। उधर ये बात राहुल को भी पता चल जाती है कि उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। इधर एक दिन शादी में राहुल अपने ससुराल वालों से मिलते हैं, जिसके बाद उसके ससुर राहुल के सामने बहुत शर्मिंदा होते हैं। राहुल के ससुर राहुल से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि बेटा हमारी बेटी से गलती हो गई थी, लेकिन हमने तुम्हें गलत समझा। राहुल की सास ससुर की आंखों में आंसू देखकर राहुल उन्हें माफ़ कर देता है। इधर अंजलि अपने बॉयफ्रेंड के साथ अब बरेली आ जाती है और वहाँ कुछ टाइम हो रहने के बाद वे लड़का उसे लेकर कानपुर चला जाता है। अंजलि का घर के लोगों से संपर्क पूरी तरह से खत्म हो गया था। करीब 1.5 साल दोनों साथ रहते हैं। 1.5 साल रहने के बाद अंजलि और उसके बॉयफ्रेंड में झगड़ा शुरू हो जाता है। इधर अंजलि का बॉयफ्रेंड अंजलि को रोज़ तू मैं से परेशान होकर रात के समय चुपके से उसे अकेला छोड़कर कहीं गायब हो जाता है और अपना फ़ोन भी बंद कर लेता है। लड़का बहुत चालाक था। उसने कोर्ट मैरिज इसलिए नहीं की थी कि कहीं उसका मेंटेनेंस के तौर पर उसे पैसा ना देना पड़े। जब शादी ही नहीं हुई तो फिर ना तो मेंटेनेंस बनता है और ना ही किसी तरीके का पैसा देना। अंजलि ने पहले से अपने घर से संबंध ख़राब कर लिए थे और ससुराल से तो उसके संबंध ख़त्म हो ही गए थे। अब इसके दिन प्रतिदिन जो स्थिति थी ख़राब होने लगी थी। जब इसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ख़राब होने लगी तो इसके पास कोई और चारा नहीं दिख रहा था। तो इसने सोचा कि अब तो मेरा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। जो मैंने अपने घर वालों की नहीं मानी, अपने आदमी की नहीं मानी, जो इतना अच्छा था, अब मेरा जीवन कैसे कटेगा। लेकिन गुजारा करने के लिए फिर वे अपने पास रखे हुए कुछ पैसों से भेलपुरी के सामान खरीदती है और ट्रेन में उन्हें बेचने लगती है, क्योंकि अब उसके पास किराए के पैसे देने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। इधर राहुल लगातार अलग अलग जगहों पर सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं दे रहा था। इसी सिलसिले में वो ट्रेन से इलाहाबाद जा रहा था तो वह जनरल डब्बे के ऊपर अपनी सीट पर लेटा हुआ था। रात का समय था और करीब 11 बजे होंगे। ट्रेन कानपुर क्रॉसिंग से पास होती है तो वहाँ पर कुछ खाने पीने का सामान बेचने वाले निकल पड़ते हैं। राहुल को थोड़ी भूख लगी थी तो इसके कान में आवाज़ आती है कि कोई भेलपूरी बेच रहा है। तो वह उठकर बैठ जाता है और सीट के ऊपर बैठकर आवाज़ लगाता है कि मुझे भेलपूरी चाहिए। तो इधर जो अंजलि थी वो भेलपूरी बेच रही थी। अंजलि इस डब्बे के अंदर भेलपूरी बेच रही थी। जैसे ही अंजलि पूछती है कि कितने की बना दूँ, तो उसकी निगाह राहुल के चेहरे पर जाती है। राहुल अंजलि को देख कर दंग रह जाता है। वहीं अंजलि भी राहुल के देखकर अब निगाहें चुराने लगती है। राहुल की ये दशा देखकर उससे पूछता है कि तुम भेलपूरी क्यों बेच रही हो, और वे अपनी जेब से मोबाइल निकालकर फ़ौरन अंजलि के घर फ़ोन करता है और उन्हें अंजलि के बारे में बताता है। इधर अंजलि अब रोना शुरू कर देती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राहुल बोलता है कि अभी तो मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है इलाहाबाद, तुम मेरे साथ ही चलो। राहुल रास्ते में अंजलि से पूछता है कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ, मुझे सारी बात बताओ। अंजलि उसे अपने घर से भागने से लेकर ट्रेन में भेलपूरी तक की सारी कहानी सुना देती है। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे बहुत से सपने दिखाए, कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, खुशियां दूंगा, तुम्हें रानी बना कर रखूंगा, हमेशा प्यार करूंगा, और भी ना जाने कैसे कैसे सपने दिखाए, लेकिन उसके सभी बातें झूठ निकली। फिर राहुल पूछता है कि अगर तुम्हें बॉयफ्रेंड से शादी करनी थी तो मेरे ऊपर कोर्ट केस क्यों किया, मुझे सीधा बोल देती तो मैं तुम्हें आज़ाद कर देता। इधर राहुल ने अपना फ़ोन काटा नहीं था और फ़ोन चालू रखा था, उस पॉकेट में रखा हुआ था। उधर अंजलि की माँ सारी बातें सुन रही थी कि कैसे उसने झूठ बोलकर राहुल पर गलत इल्ज़ाम लगाया और उसे झूठे केस में फंसाया था। इसके बाद माँ भड़क जाती है और अंजलि को बहुत भला बुरा कहती है। अंजलि राहुल के पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांगती है। राहुल उससे दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि उसके पैर पकड़कर लगातार रोती रहती है कि मुझे माफ़ कर दो और मुझे एक मौका दे दो, मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। फिर राहुल अपने घर पर फ़ोन मिलाता है और उन्हें अंजलि से मिलने से लेकर उसके साथ हुई हर घटना के बारे में बताता है। इधर राहुल का इंटरव्यू का टाइम हो रहा था तो वो अंजलि को वहीं पर वेट करने के लिए बोलकर चला जाता है। अंजलि राहुल का फ़ोन नंबर लेती है और अपना भी नंबर उसे दे देती है। राहुल इंटरव्यू देने के बाद वापस आता है और फिर शाम को अंजलि की बात अपने घर के लोगों से कराता है। अंजलि घर के लोगों से माफ़ी मांगती है, लेकिन वो लोग उससे बात करने से साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि जो लड़की ना सिर्फ हमारे बेटे को छोड़ के चली गई, बल्कि हमें कोर्ट में भी घसीटा, ऐसी लड़की की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उधर अंजलि के घर वाले भी अब अंजलि को वापस लेने से साफ मना कर देते हैं और राहुल को बोल देते हैं कि इसे लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं।
अंजलि इधर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है और वह राहुल में से सिर्फ इतना कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे सिर्फ माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर दासी बनकर रहूँगी। आखिर में राहुल भी टूट जाता है और वो अंजलि को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर अंजलि को घर ले आता है। शुरू में तो राहुल के परिवार वाले उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे अंजलि का बदला हुआ बर्ताव और उन सब की सेवा करने के बाद राहुल के घर वाले भी अब अंजलि को लिए थोड़ा थोड़ा नर्म पड़ने लगते हैं। इधर अंजलि भी अब सब कुछ जिम्मेदारियों के साथ करने लगती है और कोई शिकायत का मौका नहीं देती। राहुल की भी जॉब लग जाती है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। शायद अंजलि के शुभ कदम के चलते ही राहुल की जॉब लगी थी। दोस्तों, क्या राहुल ने अंजलि को अपने घर वापस लाकर सही किया या नहीं, जैसा भी आपको लगता हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।